चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज विज्ञान कक्षा 10 का चैप्टर 6 नियंत्रण एवं समन्वय। तो अभी हमारा ये सीरीज चल रहा है जिसके अंदर हमने चैप्टर बाई चैप्टर वन लाइन टाइप क्वेश्चन जो हमें दे रखे हैं ना, उनको सॉल्व करने की शुरुआत की है। तो आज हमारा 6 चैप्टर है जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, और यहाँ से हमारा अब बायोलॉजी वाला पोर्शन शुरू हो गया है। तो इससे पिछले चैप्टर में भी हमने बायो के पोर्शन को सॉल्व किया था जिसमें 5th चैप्टर था हमारा जैव प्रक्रम, और आज हम चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो देखते हैं, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये रहने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मस्तिष्क नियंत्रण एवं समन्वय की बात करें तो इसमें सबसे पहले हमसे बात की गई है इसके बारे में, मस्तिष्क के बारे में। तो बात करें हम मस्तिष्क की, तो मस्तिष्क यदि हम बात करें तो मेन रूप से यदि इसको देखा जाए तो मस्तिष्क के हमारे जो ब्रेन है ना, उसके मूल रूप से 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है जिसे हम कहते हैं क्या, अग्र मस्तिष्क, जो कि हमारा अर्धगोला कहलाता है, इसको हम फोर ब्रेन कहते हैं। दूसरा होता है हमारा मध्य मस्तिष्क जिसे हम अनुमस्तिष्क भी बोलते हैं, जो हमारा मिड ब्रेन कहलाता है। और तीसरा होता है हमारे पास पश्च मस्तिष्क जिसको हैंड ब्रेन भी हम बोलते हैं। तो मस्तिष्क के 3 भाग हैं हमारे पास, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है। दूसरा दे रखा है हमें ग्रंथियों के बारे में कि कोशिकाओं का एक ऐसा समूह या ऊतक, क्योंकि कोशिकाओं के समूह को हम क्या कह देते हैं, ऊतक, जो तरल पदार्थ स्त्रावित करता है, जो कि कैसे होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं, ग्रंथि कह देते हैं भाई। एक कोशिकाओं का एक ऐसा समूह या फिर जिसको हम कहें ऊतक, जिससे क्या निकलता है भाई, कुछ तरल पदार्थ, लिक्विड मटेरियल निकलते हैं, जो कि कैसे पदार्थ होते हैं, हमारे पास कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं, ग्रंथि कह देते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं ग्रंथियों के प्रकार जो कि हमें दे रखे हैं। ग्रंथियां 3 प्रकार की हमारे पास होती हैं, इनकी हम चर्चा करते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करें तो एक होती है हमारे पास ग्रंथि जिसे हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसे हम बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है। दूसरी होती है हमारे पास मिक्स्ड ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड, जिसे हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ठीक है। और दूसरी होती है हमारे पास क्या, एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसे हम बाह्यस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। तो भाई ये 3 प्रकार हमारे पास ग्रंथियों के हैं। एक है अंतःस्रावी, और एक है हमारे पास मिश्रित ग्रंथि, और एक है हमारे पास क्या, बाह्यस्रावी ग्रंथि। अब हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। ये क्या होती है भाई, तो ग्रंथियां क्या है, इनसे एक तरल पदार्थ निकलने वाला है जो कि कार्बनिक प्रकृति का होता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं क्योंकि ये अपने स्राव को सीधा सीधा रक्त के अंदर मिक्स कर देती हैं। मतलब इनके अंदर नलिका नहीं पाई जाती है, इनको हम नलिकाविहीन ग्रंथियां भी बोल देते हैं। तो पूछ लिया जाता है कि नलिकाविहीन ग्रंथियां कौन सी कहलाती हैं, तो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि। दूसरी बात करें कि इनसे बनने वाला जो तरल पदार्थ होता है ना, उसी को हम कहते हैं क्या, हार्मोन। मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले जो रासायनिक पदार्थ हैं, जो कार्बनिक पदार्थ हैं ना, उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, हार्मोन। और इनसे निकलने वाला हार्मोन्स रक्त के माध्यम से हमारा जो लक्ष्य कोशिका है ना, वहां तक क्या किए जाते हैं, फिर पहुंचाए जाते हैं। इन ग्रंथियों के कुछ एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है हमारे पास, जैसे कि हाइपोथैलेमस, जो कि हमारी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, जिसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, याद रखना, पूछा भी जाता है। जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, याद रखना है। क्यों? क्योंकि इस ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन है ना, वो अन्य ग्रंथियों को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। दूसरी थायराइड ग्रंथि हमारी, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, ओवरी, जिसे हम अंडाशय कहते हैं, और टेस्टिस, मतलब जिसको वृषण कहते हैं। मतलब वृषण जो ग्रंथि है ना, वो हमें देखने को मिलेगी किसके अंदर, नर के अंदर, और अंडाशय जो है ना, वो हमें मिलेगी किसके अंदर, मादा के अंदर। याद रखना है आपको। ठीक है। तो ये थी हमारी कौन सी, अंतःस्रावी ग्रंथि। इसके बाद हमारे पास आ जाता है अगला पार्ट, जिसको हम कहते हैं क्या, मिक्स्ड ग्रंथि। तो अब बात करते हैं हम मिक्स्ड ग्रंथि के बारे में। तो मिक्स्ड ग्रंथि या मिश्रित ग्रंथि जिसे हम कहते हैं, इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसको याद रखना है, कंपाउंड ग्लैंड भी इसको बोला जाता है। मिक्स्ड ग्लैंड बोलो या कंपाउंड ग्लैंड बोलो या मिश्रित ग्रंथि बोलो। ये ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियां तथा बाह्यस्रावी ग्रंथियां दोनों प्रकार की होती हैं। मतलब इनके अंदर इस तरल पदार्थ को ले जाने के लिए नलिका हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो मेन इंपोर्टेंट एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है क्या, अग्नाशय, जिसे हम पैंक्रियाज कहते हैं। ये ग्रंथि जो है ना, एक अंतः मिश्रित प्रकार की ग्रंथि होती है। मतलब हम इसको कहें तो ये हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि भी है, और साथ में यही हमारी
बाह्य स्रावी ग्रंथि भी है। तो दोनों प्रकार की ग्रंथियां ये होती हैं। क्लियर बात, ये हुई हमारी कंप्लीट बात। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम बाह्य स्रावी ग्रंथियों के बारे में। तो ये बाह्य स्रावी ग्रंथियां ऐसी होती हैं, इनके अंदर नलिकाएं पाई जाती हैं, मतलब इनसे निकलने वाला जो तरल पदार्थ है या रासायनिक पदार्थ है, ये नलिका के माध्यम से लक्ष्य कोशिका तक उस पदार्थ को क्या किया जाएगा, पहुंचाया जाएगा। और इनसे जो तरल पदार्थ निकलता है ना, उसे हम कहते हैं क्या, एंजाइम। तो बात याद रखना है आपको कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला तरल पदार्थ या रासायनिक पदार्थ तो हमारा कहलाता है क्या, हार्मोन्स। और बाह्यस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला जो पदार्थ है ना हमारा, उसे कहते हैं हम क्या, एंजाइम। ठीक है, इससे निकलने वाले जो एंजाइम होते हैं ना, इनको नलिकाओं के माध्यम से लक्ष्य कोशिकाओं तक क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। इसके उदाहरण हैं जैसे कि हमारे पास यकृत, आंसू ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, जिसे हम पसीना ग्रंथि कहते हैं, ये इसके उदाहरण हैं हमारे पास। ठीक है, आगे बात करते हैं हम, देखो अग्नाशय के बारे में। तो अग्नाशय की यदि बात की जाए हमारे पास, जिसको हम पैंक्रियाज ग्लैंड कहते हैं भाई, तो यही एक ऐसी ग्रंथि है जो हमारे शरीर में मिश्रित प्रकार की ग्रंथि कहलाती है। मिश्र मतलब जो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करेगी और बाह्यस्रावी ग्रंथि की तरह भी क्या करेगी, कार्य करेगी। देखते हैं, यह ग्रंथि शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है जिसका लगभग 98% भाग कैसा होता है, बाह्यस्रावी, और 2% जो भाग हमारे पास बच गया ना, वो इसका होता है कैसा, अंतःस्रावी। ठीक है, याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, दूसरी बात आती है हमारे पास कि जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के लिए उत्तरदायी ऊतक कौन सा है। बात हम कर रहे हैं किसके अंदर, जंतुओं के अंदर। भाई चैप्टर का भी नाम ही यही था हमारे पास, नियंत्रण एवं समन्वय। हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे ऊतक पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ऐसे ऊतकों को हम क्या कहते हैं, तो ऐसा ऊतक हमारा कहलाता है एक तो तंत्रिका ऊतक और दूसरे को बोल देते हैं हम पेशीय ऊतक। दूसरी हम बात करें हमारी ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां क्या है भाई, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी शरीर के अंदर पाई जाती हैं, जिनमें से एक है हमारे पास क्या, अंतःकरण, दूसरी हमारी जीभ, और तीसरी हमारी नाक, चौथी हमारी क्या है, त्वचा हमारे पास, और पांचवी हम बात करें तो हमारी आंख। इस तरीके से लिख लेते हैं इनको भी हम। एक तो हो गई हमारी क्या, आंख, ये भी हमारी ज्ञानेंद्रिय है, और दूसरी हमारी क्या, त्वचा। इस तरीके से 5 ज्ञानेंद्रिय हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं, जो कि हमारे वातावरण के अंदर होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें प्रदान करती है। उसके बाद आता है हमारे पास के केंद्रीय तंत्र का तंत्र बनता है। भाई देखो, तंत्र का तंत्र की बात करें तो तंत्र का तंत्र हमारे पास जो है ना, वो मिलकर बना होता है किससे, मस्तिष्क और मेरुरज्जु से। ये दोनों ही अंग हमारे ऐसे हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। दूसरी बात आती है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो याद रखना है, उसे हम बोला जाता है क्या, सिनेप्स। जब दो तंत्रिकाएं एक दूसरे से ज्वाइंट होती हैं और अपने आवेगों का क्या करती हैं, परिवहन करती हैं, तो उनके बीच में जो स्थान बनता है ना, उसे हम नाम से जानते हैं क्या, सिनेप्स के नाम से। नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास, नेक्स्ट आता है निम्नलिखित पादप हार्मोन है। कौन कौन से पादप हार्मोन है, याद रखना है। देखो, साइटोकाइनिन है हमारे पास, जिब्रेलिन है हमारे पास, ऑक्सिन है हमारे पास, एब्सिसिक अम्ल है जिसे हम एबीए के नाम से भी जानते हैं, जिब्रेलिन है हमारे पास। ठीक है, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं। तो पादप हार्मोन का नाम हमें याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है कि मनुष्य में पर्यावरण से सभी सूचनाओं को और संवेदनाओं को ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग, जिन्हें हम ज्ञानेंद्रियां कह देते हैं, वो कौन कौन से हैं, पढ़ चुके हैं हम। कान है, कर्ण, आंतरिक कर्ण बोलते हैं, जिब्बा है हमारी, नाक है, आंख है, त्वचा है। ये सब हमारे वातावरण में होने वाली सूचनाओं को क्या करते हैं, ग्राही, तो हमारे ये रिसेप्टर कहलाते हैं। ठीक है, मनुष्य में मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा होता है, तो याद रखना है, हमारे पास जो अग्र मस्तिष्क वाला भाग है, मस्तिष्क का जो अग्र मस्तिष्क वाला भाग है ना, वही हमारा क्या कहलाता है भाई, सोचने वाला भाग कहलाता है। याद रखना है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, तो अभी हमने पढ़ा था कि हम पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं, आगे आ जाता है अगले पॉइंट में हमारे पास क्या, कि कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं। कपाल तंत्रिकाएं हमें मिलेंगी किसके अंदर, मस्तिष्क के अंदर। मेरु तंत्रिकाएं हमें मिलेंगी काय के अंदर, मेरु रज्जु के अंदर। ठीक है, ये मिलकर केंद्रीय तंत्र का निर्माण करती हैं। भाई बात तो सही है, क्योंकि केंद्रीय तंत्र का जो निर्माण होता है ना, वो काय काय से मिलने से होता है। एक तो है हमारे पास क्या, मस्तिष्क, और दूसरा है हमारे पास क्या, मेरु रज्जु।
मेरु रज्जु, इन दोनों के मिलने से बनता है हमारे पास क्या, तंत्र का तंत्र। और मेरु रज्जु के अंदर जो तंत्रिकाएं पाई जाती है ना, उन्हें हम बोल देते हैं मेरु तंत्रिकाएं, मेरु तंत्रिकाएं, ये कहलाती है मेरु तंत्रिकाएं। और मस्तिष्क के अंदर जो पाई जाती है ना, उन्हें हम बोलते हैं कपालीय तंत्रिकाएं, कपालीय तंत्रिकाएं, याद रखना है, इन्हें हम कपालीय तंत्रिकाएं बोलते हैं। इस तरीके से हमारे केंद्रीय तंत्र का क्या होता है, निर्माण होता है। दूसरी बात करें, हमारा जो तंत्र का तंत्र होता है, इसकी प्रमुख इकाई जो होती है ना, उसे हम न्यूरॉन या तंत्र का कोशिका कहते हैं। ठीक है, मनुष्य में जितनी भी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, इनका केंद्र क्या होता है भाई, मेरु रज्जु होता है। जो प्रक्रियाएं प्रतिवर्ती होती हैं, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं, उनको कंट्रोल करता है हमारे शरीर के अंदर क्या, मेरु रज्जु। बाकी की ब्रेन के द्वारा हमारी इच्छा से जो क्रियाएं कंट्रोल में हो रही है ना, वो हमारी इच्छा के अनुसार होती है। मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग ये हो चुका है, हमारे पास अग्र मस्तिष्क है, दो हार्मोन है, एक तो है हमारे पास क्या, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इस का स्त्राव मुक्त टेस्टिस से होता है। ऐसे ही हमारे पास एक एस्ट्रोजन हार्मोन भी है, उसका स्त्रावण हमारे अंडाशय से होता है, याद रखना है। मटर के पौधे में तंतु की वृद्धि का कारण प्रकाशानुवर्तन गति होती है भाई, बिल्कुल बात सही है। मटर के पौधे की जो तंतु, जिसको हम टेंड्रिल्स बोलते हैं, पतली पतली धागेनुमा संरचनाएं जो होती है ना, उनमें जो वृद्धि होती है ना, वो प्रकाशानुवर्तन की वजह से वृद्धि होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि तना जो है ना, वो प्रकाश की तरफ वृद्धि करता है। दूसरा आ जाता है कि पकी हुई फलियां वृक्ष से अलग होकर एब्सिसिक अम्ल के कारण गिरती हैं भाई। ये हमारा एक पादप हार्मोन है, जिसे हम AVA के नाम से भी जानते हैं, याद रखना है आपको, इसको AVA के नाम से जाना जाता है। दूसरा आ जाता है हमारे पास वृद्धि हार्मोन की कमी के कारण बौनापन हो जाता है। सही बात है, बिल्कुल। जब हमारे शरीर में यदि वृद्धि हार्मोन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो हमारे शरीर में क्या आ जाता है, बौनापन आ जाता है। मतलब पौधों की बात करें तो पौधे छोटे रह जाते हैं, और जंतुओं की यदि बात करें हम, तो जंतुओं का शरीर कैसा रह जाता है, छोटा रह जाता है। आगे आता है कि पराग नलिका। देखो, पराग नलिका पेड़ पौधों के अंदर पाई जाती है, अंडाणु की ओर वृद्धि करती है। इसके पीछे वजह क्या है, कभी ये है रसायनोवर्तन, कोई रासायनिक पदार्थ उसके द्वारा स्त्रावित होता है अंडाणु के द्वारा, और पराग नलिका उसकी तरफ क्या करने लगती है, वृद्धि। ठीक है, अब बात करें हम हार्मोन्स। हार्मोन्स हम पढ़ चुके हैं कि विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो विशिष्ट भागों या कोशिकाओं के समूहों के द्वारा स्त्रावित होते हैं, और विशेष प्रकार की कोशिकाओं की क्रियाशीलता या उनकी कार्यशीलता को प्रभावित करते हैं। विविध क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करते हैं, क्या कहलाते हैं, हार्मोन। और हार्मोन जो है ना, वो हमने अभी पढ़ा है कि जी हमारे निकलते हैं किससे, अंतःस्त्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले पदार्थों को हम हार्मोन कह देते हैं। दूसरी बात करें हम मस्तिष्क की, तो केंद्रीय तंत्र का वह भाग जो कपाल गुहा में सुरक्षित रहता है तथा शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों, समन्वय और संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, क्या कहलाता है भाई, मस्तिष्क कहलाता है। ठीक है, याद रखना है। मस्तिष्क के यदि हम वेट की बात करें, तो लगभग ये 1300 ग्राम से लगभग 1400 ग्राम के आसपास इसका क्या होता है, वजन होता है। ठीक है, याद रखना है आपको इसे। दूसरा आ जाता है हमारे पास कि कशेरुक दंड की गुहा में सुरक्षित केंद्रीय तंत्र का वह अंग जो संयोजी ऊतकों से बनी 3 झिल्लियों से ढकी संरचना है तथा प्रतिवर्ती क्रियाओं को संचालित करते हैं, सुषुम्ना, या जिसे हम मेरु रज्जु कहते थे भाई। ये हमारा है भाई, रीढ़ की हड्डी हमारी जो होती है, जिसे हम बैकबोन कहते हैं, उसके अंदर जो पाया जाता है ना, उसे हम बोल देते हैं क्या, मेरु रज्जु। जो कि हमारी जितनी भी प्रतिवर्ती क्रियाएं हो रही हैं, वो इन्हीं के द्वारा होती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं जो किसी प्रेरणा या उद्दीपन प्रतिक्रिया के रूप में तुरंत और शीघ्र होती हैं, बहुत फास्ट होती हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं भाई, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं, जो कि मेरु रज्जु के द्वारा क्या होती हैं, कंट्रोल में रहती हैं भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमें दे रखा है अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, इसको हम पढ़ चुके हैं भाई। अंतःस्त्रावी ग्रंथियों की यदि हम बात करें तो देखते हैं, अंतःस्त्रावी ग्रंथि हमारे पास जो है ना, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां शरीर में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की ग्रंथियां हैं, जिनसे हार्मोन का स्त्रावण होता है। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं।
हरे पौधों का तना प्रकाश की ओर एवं जड़ें अंधकार की ओर गति करती हैं। बिल्कुल सही बात है। प्रकाश के कारण होने वाली इस गति को हम प्रकाशानुवर्तन कह देते हैं। जलीय पौधों में जल के उद्दीपन के कारण होने वाली गति हमारी क्या कहलाती है? जलानुवर्तन। जल के कारण होने वाली जलानुवर्तन, प्रकाश के कारण होने वाली प्रकाशानुवर्तन, केमिकल के कारण होने वाली या रासायनिक पदार्थ के कारण होने वाली रसायनुवर्तन गति कहलाती है। उसके बाद हम बात करते हैं पादप हार्मोन। हमें याद रखना है ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिस अम्ल है जिसे हम ये कहते हैं, और वृद्धि रोधक हार्मोन हमारा कहलाता है। बात करें हम इस ऑक्सिन की, तो ऑक्सिन की लंबा जो है ना वो कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करेगा, कोशिकाओं का विभाजन करने में सहयोग करेगा और पौधों की गतियां और नियंत्रण साथ साथ में वो पत्तियों के गिरने से क्या करता है भाई? रोकता है और बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायता करता है। ये ऑक्सिन का काम है। दूसरा आता है हमारे पास क्या? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन की बात की जाए तो ये जो जिब्रेलिन है ना ये अंकुरण में सहायक होता है, जिससे नया पौधा बनके क्या होगा? तैयार होगा। पौधे की लंबाई में वृद्धि करेगा, पत्तियों को चौड़ा करने में भी क्या होता है? सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक और हार्मोन जिसे हम कहते हैं क्या? साइटोकाइन। तो बात करते हैं देखो साइटोकाइनिन की। साइटोकाइनिन भी हमारे पास एक पादप हार्मोन है। यदि इसकी बात की जाए साइटोकाइनिन की, तो प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है, कोशिका और तने की लंबाई में वृद्धि करेगा, नई नई कलियों का क्या करेगा? निर्माण करेगा, जड़ों में पत्तियों की वृद्धि रोकने में सहायक होगा, अंकुरण के समय उत्प्रेरक उत्पन्न करने का काम करेगा, ये इसके द्वारा किया जाता है। वैसे एवीए की पूछा जाए तो ये वृद्धि रोधक पत्ती के एवं फूल के खुलने एवं बंद होने की क्रिया का नियंत्रण करता है। मतलब हम करें तो पतझड़ की क्रिया को प्रोत्साहित करता है, जिसी की वजह से पेड़ पौधे अपनी पत्तियों को क्या कर देते हैं भाई? गिरा देते हैं। पौधों की वृद्धि दर को क्या कर देता है? ये कम कर देता है। आगे आ जाता है कि एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में आवेग किसके द्वारा जाती हैं? तो पढ़ चुके हैं भाई, ये रसायन द्वारा होता है। ये रसायन क्या होते हैं? जो सिनेप्स, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में जो खाली स्थान होता है ना, उसको पार करके एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाए जाते हैं। आगे है कि गुलाब जामुन को देखकर मुंह में पानी आने लगा, किस क्रिया के कारण ऐसा होता है? तो भाई ये है हमारी प्रतिवर्ती क्रिया। इन्हीं को कहते हैं हम प्रतिक्रिया। कोई बाह्य वातावरण में हमने कोई चीज देखी, उसके प्रति हमने जो भी हमारा शरीर अनुक्रिया करता है ना, उसे हम क्या देते हैं? क्या? प्रतिवर्ती क्रिया। वैसे ही हम बात करें केंद्रीय तंत्र का, तंत्र में कौन कौन सी अंग आते हैं भाई? इसके अंदर दो ही हैं, मस्तिष्क और हमारा क्या आ जाता है? मेरुरज्जु आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, नेक्स्ट उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट है देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन की हम बात करें आपसे वो आ जाता है। देखो मनुष्य के मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम बताइए भाई। कौन कौन से मनुष्य के मस्तिष्क के भाग हैं? तीन। तो तीन भाग अभी हमने याद किए थे। देखो एक तो है हमारे पास क्या? अग्र मस्तिष्क, एक है हमारे पास क्या? मध्य मस्तिष्क, और एक है हमारे पास क्या? पश्चिम मस्तिष्क। तो तीन भागों में मस्तिष्क को बांटा गया है। पहला भाग हमारा अग्र मस्तिष्क है, दूसरा मध्य मस्तिष्क है, और तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। ये हमसे पूछा जाता है। दूसरी बात करें कि जो मस्तिष्क है और जो मेरुरज्जु है, इससे निकलने वाली तंत्रिकाओं के नाम बताइए। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं तो बोलते हैं हम क्या? कपाल तंत्रिका है, और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं को हम बोलते हैं क्या? मेरु तंत्रिकाएं। और यही तंत्रिकाएं जो हमारे आवेग हैं, बाहर वातावरण से जो हमें सूचनाएं मिलती हैं, उस इंफॉर्मेशन को हमारे शरीर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। तो हमारे पास जो मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिका है ना, ये तो काम करती हैं किसका? प्रतिवर्ती क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम, प्रतिवर्ती क्रियाओं को। और हमारे पास जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क की जो कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं, ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं। तो इन्हें हम बोल देते हैं, ये शरीर के अंदर ऐच्छिक क्रियाओं को क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं। वैसे ही हम बात करें कि वे क्रियाएं जिन पर हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता है, उन्हीं को हम कह देते हैं क्या भाई? अनैच्छिक। मतलब जो हमारी इच्छा के बगैर होती है। अनैच्छिक क्रियाओं के कुछ उदाहरण हमें दे रखे हैं, उनकी बात करते हैं, देखते हैं। अनैच्छिक क्रियाओं के उदाहरण जैसे कि मुंह के अंदर लार आना, बमन मतलब उल्टी, रक्तदाब, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है भाई। अनैच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसके द्वारा ये अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं? नियंत्रित। दूसरी बात करें उद्दीपन क्रिया का उदाहरण बताओ भाई पौधों में, तो इसका एक उदाहरण है हमारे पास छुई मुई।
झुमी के पौधों के अंदर जो गति होती है ना, वो उद्दीपन क्रिया की गति है। और इसके जैसे ही इसको टच किया जाता है तो ये पौधा अपनी पत्तियों को क्या कर लेता है, सिकोड़ लेता है। ठीक है, तो ये उद्दीपन वाली क्रिया हो गई हमारे पास। ऑक्सीजन हार्मोन पौधों में कहाँ संश्लेषित होता है, तो भाई प्ररो के अग्रभाग में। प्ररो मतलब होता है तना, तने को बोलता है। तो तने का जो अग्रभाग होता है ना, जिसको हम टिप कह देते हैं, वहां पर इस ऑक्सीजन का क्या होता है, निर्माण। तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम बताइए, तो ये है हमारे पास क्या, जिबरेलिन, याद रखना है भाई। तने की वृद्धि के लिए आवश्यक हार्मोन आगे आ जाता है हमारा। पादप वृद्धि संदमन करता है भाई, कौन है, एब्सिसिकम। एड्रेनलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, याद रखना है, अधिवृक्क ग्रंथि जिसको हम कह देते हैं भाई। ठीक है, उससे एड्रेनल हार्मोन निकलता है। आगे आ जाता है, हाँ, हमारी आहार में आयोडीन युक्त नमक लेना क्यों आवश्यक है भाई, क्योंकि हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला जो थायरोक्सिन हार्मोन है ना, इसको बनाने के लिए हमें काय की आवश्यकता होती है, आयोडीन की। यदि हम इस आयोडीन का उपयोग ना करें तो हमारे शरीर के अंदर एक गोइटर घेंगा नामक रोग हो जाएगा, इसलिए हमें इस आयोडीन की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है, तो ये है हमारे पास क्या, थायरोक्सिन। इस थायरोक्सिन की वजह से हमारी जो बीएमआर है, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है ना, वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनका उपापचय सही से नहीं हो पाता है, अनकंट्रोल हो जाते हैं ये, तो थायरोक्सिन की वजह से ऐसा होता है। दूसरी बात करें हमारे पास कि फूली हुई गर्दन किस बीमारी का लक्षण है भाई, ऐसा क्वेश्चन हमें दे रखा है। तो बिल्कुल हम पढ़ चुके हैं, फूली हुई गर्दन का मतलब यही है कि हमारे गले के अंदर एक थायराइड ग्रंथि जो पाई जाती है ना, वो थायराइड ग्रंथि के अंदर हार्मोन की गड़बड़ी हो जाती है, थायरोक्सिन की, तो इस वजह से ये ग्रंथि फूलकर बड़ी हो जाती है, जिसे हम गोइटर या घेंगा रोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, घेंगा रोग का कारण क्या है, तो पढ़ चुके हैं हम, आयोडीन की कमी से होता है। जब आपके दोस्तों की आयु 10 से 12 वर्ष रही होगी तो आपको शरीर में कोई परिवर्तन महसूस हुआ, तो यह परिवर्तन किस हार्मोन के कारण होता है, तो भाई याद रखना है, इसके पीछे और भी हमारे बहुत से कारण रहते हैं, लेकिन फिलहाल हम बात करें कि शारीरिक परिवर्तन में लैंगिक अंगों में जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है ना, वो है हमारे पास एक लैंगिक हार्मोन जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो कि निकलता है हमारे किससे, वृषण से, वृषण से। ठीक है, जिसको हम नर हार्मोन भी बोल देते हैं, नर हार्मोन कहलाता है। नेक्स्ट आ जाता है कि जब आपकी सहेली की आयु 12 से 14 वर्ष रही होगी तब आपके शरीर में किस हार्मोन के कारण परिवर्तन होते हैं, तो ये होता है हमारे पास क्या, एस्ट्रोजन, जो कि निकलता है किससे, अंडाशय से, अंडाशय। इसे हम मादा हार्मोन कह देते हैं, वो हमारे पास कहलाता है नर हार्मोन, और ये कहलाता है हमारे पास क्या, मादा हार्मोन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अगला क्वेश्चन, इसकी यदि बात की जाए तो आपके दादाजी को कम शर्करा की सलाह डॉक्टर ने दी है, तो दादाजी किस रोग से पीड़ित हैं भाई, तो ये होता है हमारे पास क्या, मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज या शुगर की बीमारी कह देते हैं, याद रखना है, शुगर की बीमारी जो कि इंसुलिन की गड़बड़ी से हमारे शरीर के अंदर होती है। देखते हैं मधुमेह रोगी को किस हार्मोन की लेने की सलाह दी जाती है, तो उसको दी जाती है इंसुलिन हार्मोन, जो कि हमारी अग्नाशय जो ग्रंथि है ना, अग्नाशय, जिसे हम मिश्रित ग्रंथि कह रहे थे ना, उससे निकलता है, तो याद रखना है, अग्नाशय है हमारे पास। इंसुलिन का क्या कार्य है भाई, इंसुलिन रुधिर में शर्करा के स्तर को क्या करता है, नियंत्रित करने में सहायता करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मनुष्य के किस अंग से स्रावित होता है, पढ़ चुके हैं, वृषण से, और एस्ट्रोजन किससे स्रावित होता है, अंडाशय से, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे आते हैं हम, तो आगे आ जाता है अब हमारे पास अगला चैप्टर, जो कि है जीव जनन कैसे करते हैं, और इस क्लास को हम आपके आगे की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास के अंदर हमारा यही चैप्टर हमने क्या किया है, कंप्लीट किया है। इसके बहुत सारे क्वेश्चनों को हमने कंप्लीट किया है, जो कि एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट आपको रहने वाले हैं। तो अभी एग्जाम नज़दीक आ चुके हैं, तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो रहने वाला है
वो हमारे लिए इन क्वेश्चनों में से कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अच्छे से आप इनको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर के साथ अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।